तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म की जो फिलॉसफी है इसकी फॉर्म्स कितनी हैं, कितनी तरह के हैं, यानी कि वेज तरीके कितने हैं इन विच दिस फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म इज अप्लाइड। अगर हम क्लासरूम में जाते हैं किसी में भी तो इन तीनों चीजों को आपको मिश्रण ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेंगे ये। तो ये कंबाइंड तरीके से एक तरह से लगाया जाता है। देखना इम्पॉसिबल है, अलग अलग करना पॉसिबल है। बट जब हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो में तो आप पाएंगे कि ये चीजें तो हमारी क्लासेस में होती हैं, और इस फिलॉसफी के कारण ही ये चीज हमारी जो लर्निंग एक्सपीरियंस में है, क्लासरूम एक्सपीरियंस में आई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम तीन तरह के जो है फिलोसफीज के इसके तरीके फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। पहला होगा फिजिकल नेचुरलिज्म, सेकंड होगा मैकेनिकल नेचुरलिज्म, और इससे नीचे है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो तीनों को अलग अलग तरीके से देखकर समझेंगे किस तरह से ये हमारे क्लासरूम में अप्लाइड हैं, किस तरह से इनको समझना है। तो देखो, जो फिजिकल नेचुरलिज्म है, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेचर एज द अल्टीमेट टीचर। हम और आप जो हैं वो फैसिलिटेटर हैं। जो टीचर्स हैं वो फैसिलिटेटर हैं। उसका काम ये नहीं है कि भाई घोट के कुछ उसके दिमाग में डाल देना है, बच्चा खुद सीख जाएगा। फिजिकल नेचुरलिज्म, फिजिकल चीजों से बच्चा खुद सीखेगा, अपने साइंस ऑब्जर्वेशन से खुद सीखेगा। ठीक है, तो उसकी टीचिंग में जब देखेंगे आप तो आउटडोर लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी कहा हुआ, जैसे अगर कोई बोले कि अच्छा आम का पेड़ ऐसा होता है, किसी बच्चे ने बता दिया, अपने डायग्राम बना दिया, उसको पत्ता डायग्राम में भी बनाना आ गया, आम का पत्ता। अब हमें उसे बोलना है भैया जाकर लेके आओ और फिर देख देख कर खुद बनाओ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करो, किसी का सुनो मत, फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करो। तो इस तरह की जो चीजें होंगी वो फिजिकल नेचुरलिज्म में हमारी क्लास में रूम में देखने को मिल सकती है। थर्ड थिंग आ गई यहाँ पर, कॉन्क्रीट ओवर एब्स्ट्रैक्ट। जितना हो सके तो आपने एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं रखनी है, कॉन्क्रीट रखनी है। अगर साइकिल सिखानी है तो साइकिल का डायग्राम मत बनाए, साइकिल बच्चों को सीखने दें। ठीक है ना। जिस तरह से फिजिकल प्लांट रूट्स का डायग्राम बनाने से अच्छा है कि प्लांट रूट लेके आए जाएं, कंपेयर किया जाए, डिफरेंट बच्चे लेके आएंगे और देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो उस तरह से उनकी जो पढ़ाई हो। फिर आ जाता है सेंसरी एंगेजमेंट, यानी कि जो सीइंग, टचिंग और हमारी हेयरिंग, ये सारी हमारी जो सेंसेस सेंसेस हैं, इनको एंगेज करना है। सिर्फ एक ही तरह की पढ़ाई नहीं करनी है। जिस तरह से हम कहते हैं कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है, जैसे आप ये लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक तरीका हो गया। आप क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप, आप किसी दूसरे दोस्त को बोल सकते हैं तुम ये वीडियो देखो, हम फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी ज्यादा सेंसेस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से पढ़ भी लिया, फिर आपने किसी और तरीके से, है ना, डिस्कशन मोड में भी उसको ले लिया, है ना, फिर किसी और लेक्चर को भी देख सकते हो, उससे कंपेयर कर सकते हो। तो अपने दिमाग को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एंगेज कर रहे हो, अपनी सेंसेस को, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल माइंड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एंगेज कर रहे हो। इससे डीप लर्निंग होती है, इससे आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो इसी तरह से हम अगर किसी भी चीज को देखते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, टेक्सचर फील कर सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। फिर आ जाता है पॉइंट इसका, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी कि जैसे अगर आप हमारी कन्वेंशनल क्लासेस देखिए, उसमें क्या होता है कि डेस्क दे दिया जाता है, बच्चा उसी में रहता है और पूरे दिन वहीं बैठा रहता है ना। इसीलिए जब बेल बजती है तो बड़ा खुश होता है जब रिसेस की, क्योंकि उसको आजादी मिल गई है एक्चुअली उस बंधन से। कोई भी प्रिजनर की तरह नहीं रहना चाहेगा, है ना, हमारी ह्यूमन नेचर है, वी वांट टू मूव, हम ह्यूमंस है। तो उसी तरह से इस क्लास में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। जो बच्चा उठना चाहता है, किसी और से बात करना चाहता है, यू आर फ्री टू थिंक, यू आर फ्री टू मूव। तो आप डेस्क पर रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद ज्यादातर इसमें नेचर बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे। चलिए, ये तो हो गया फिजिकल नेचुरलिज्म का थोड़ा। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की है प्रीवियस वीडियोस में, उसमें फिजिकल नेचुरलिज्म, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसी की ज्यादा डिस्कशन की है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में, इंपॉर्टेंट है, और वो है मैकेनिकल नेचुरलिज्म। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, मैकेनिकल नेचुरलिज्म आपको फील कैसे होगा। पहली बात, जैसे फौजी की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उस तरह से थोड़ा सा फीलिंग आता है इसको समझते हुए। बट ये हमारी क्लासरूम में ऑलरेडी हो चुका है। जब मैं एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे, अच्छा ये तो ये जो चीजें आई हैं हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस में, ये मैकेनिकल नेचुरलिज्म से आई हैं, आपको समझ आएगा। देखिए, मैकेनिकल नेचुरलिज्म क्या है, तो डिस्कस करते हैं। इसमें जो लर्नर है उसको एक
बीइंग या ऑर्गेनिज्म समझा जाएगा जो रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल कंडीशन और ट्रेनिंग। जो भी ह्यूमन बीइंग है, इसको कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो रिस्पॉन्स करेगा, कुछ कॉज होगा तो कुछ इफेक्ट होगा, जैसे मशीन करती हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया इंपॉर्टेंट, मशीन की तरह, इसीलिए वर्ड मैकेनिकल यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्ड इसीलिए नेचुरलिज्म के साथ यूज किया गया है कि एक तरह से ह्यूमन को मशीन की तरह देखो, जैसे मशीन में इनपुट दी जा रही है, आउटपुट मिलती है, उसी तरह से अगर हम किसी बच्चे को ट्रेन कर देंगे, रीइंफोर्स करेंगे, बार बार वो चीजें करवाएंगे, रिपीटिशन दिलवाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक उस तरह से काम करने लग पड़ेगा जैसे मशीन करती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे कल्चर में होता है कि बड़े बड़ों का जो है आदर करना, है ना, हम पैर छू देते हैं। अब थोड़ी एज बाद, जब तक बचपन से हम ये काम करते आ रहे हैं, जब कोई बड़ा आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पैर हाथ जो है वो झुक झुक जाता है उनके पैरों की तरफ, होता है ना। तो ये कैसे हो गया, मैकेनिकल नेचुरलिज्म। तो देखो, हमारी भी ट्रेनिंग हो रही है फौजियों की तरह, हमें भी रिपीटिशन करके चीजें सिखाई जाती हैं, आदतें डेवलप की जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज हो जाएगी, दैट बी द रोल ऑफ हैबिट, डिसिप्लिन एंड कंडीशनिंग इन एजुकेशन। तो वो जो भी पार्ट आ जाएगा वो मैकेनिकल नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के अंडर आता है। देखिए, यानी कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एज अ मशीन, टचिंग फीट ऑफ एल्डर्स, जैसे हमने बात किया। और एक और एग्जांपल लिए हैं, जैसे एक टीचर पढ़ाता है, वो सडनली बोलता है भाई आज के बाद मैंने क्या करना है, मॉर्निंग में आते ही होमवर्क चेक करूंगा। तो आप इस चीज को, अगर वो एक्सरसाइज को एक हफ्ते करता है, तो आप देखेंगे एक हफ्ते बाद बच्चे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे उस चीज के लिए कि सर आ गए, अब होमवर्क चेक होगा, भाई सबसे पहली बात वही होगी। ट्रेनिंग के कारण कंडीशन कर दिया गया उनका माइंड, ऑटोमेटिकली स्टिमुलाई दिया, बेल बजी, सर की क्लास स्टार्ट हुई तो रिस्पॉन्ड आ गया, सर ये लीजिए कॉपी, मैंने कर लिया है होमवर्क। तो दिस इज हाउ मैकेनिकल नेचुरलिज्म की फिलॉसफी जो है वो क्लासेस में की जाती है। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड करें, आपके क्लासेस का जो टाइम टेबल है, आपकी जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में किस तरह से जाना है, मॉर्निंग पीटी कैसे होनी है, वो सारे हमारी कंडीशनिंग से हम ट्रेन कर सकते हैं ह्यूमंस को। ठीक है, तो जिसी तरह से हाउ वी प्रोग्राम ए मशीन, सिमिलरली वी कैन प्रोग्राम ए ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे रूटीन एंड डिसिप्लिन की बात आ जाएगी, टाइम टेबल, क्लासरूम रूल्स, क्वेश्चन किस तरह से पूछने हैं, है ना। जैसे अगर कई क्लासेस में कई टीचर्स ने बोला होता है कि सीधे शाउट नहीं करना है, आपको आपको हैंड रेज करना है। तो ये अगर बचपन से बच्चे को पढ़ा दिया जाएगा, तो वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ही विल वेट, वो हाथ खड़ा करेगा और वेट करेगा। तो दिस ट्रेनिंग ये जो हो रही है वो मैकेनिकल नेचुरलिज्म का हिस्सा मानी जा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं तो व्हाट यू विल सी एक्चुअली इन द क्लासरूम, एक सैंपल क्लासरूम में थोड़ा सा, यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रिपीटिशन बेस्ड लर्निंग होगी, टेबल्स, स्पेलिंग सीखना, जैसे जो मैथ के टेबल्स हैं वो याद करना, स्पेलिंग, क्योंकि वो रिपीटिशन से ही याद होती हैं चीज़ें, वो होनी ही चाहिए इसलिए। बिहेवियरल कंडीशनिंग होगी, यानी कि जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसे शाबाशी दी जाएगी, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और अगर गलत करता है कुछ तो उसको थोड़ी सी माइल्ड पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ये भी हमारे टीचर्स यूज करते हैं, आपने क्लासरूम एक्सपीरियंस में देखा होगा, डांट देते हैं कि ये कैसा काम किया, होमवर्क अच्छा नहीं किया है। अगर हमने, याद होगा आपको, छोटे होते हम जो गुड और वेरी गुड देखते थे टीचर्स का, दैट वाज द रिवॉर्ड गिवन टू अस इफ वी आर डूइंग गुड। तो ये सारा मैकेनिकल ही हो जाता है काम। चलिए, तो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू एक्ट इन सोसाइटल एक्सेप्टेबल वेज, जिस तरह से बच्चा हमारे घर पे रहता है उसी तरह से वो स्कूल में नहीं रहेगा। स्कूल में थोड़ा सा बोलते हैं डिसिप्लिन में रहता है, क्वेश्चन पूछेगा तो ढंग से पूछेगा। तो उसको ट्रेन किया जाता है कि सोसाइटी में कैसे आपको एक्ट करना है। तो दिस इज मैकेनिकल नेचुरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे जो जो आदान प्रदान है, इंटरेक्शन है विद अदर पीपल ऑल्सो, ये स्मूदन आउट करता है, अच्छा करता है। यहाँ पर जो होगा, टीचर्स का जो रोल होगा वो स्पोर्ट्स ट्रेनर की तरह होगा। जैसे आर्मी ड्रिल इंस्ट्रक्टर होता है ना, थोड़ा सा आप उस तरह से देख सकते हैं उसको। आप कंप्लीटली मत उसको समझिएगा कि वैसे ही हमने पीटी नहीं करानी है, बट स्पोर्ट्स ट्रेनर की तरह थोड़ा सा देख सकते हैं आपको, एक टीचर नहीं, स्पोर्ट्स ट्रेनर। ये खासकर जरूरत होती है इसकी अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जब बच्चा जब स्टार्ट ही कर रहा है, तो उसको बताया जाता है कि इस तरह से काम करना ही है, राइट। तो जिससे उसको एक बेस मिल जाएगा जिस पे फिर आप उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आप क्लास में डिसिप्लिन ही नहीं होगा, आप सोचो, आप क्लास में गए और बच्चा कोई बैठ ही नहीं रहा है, आपकी तरफ पीठ करके बैठ जाए, है ना, हल्ला करने लगे, आप पढ़ाएंगे कहाँ से। तो डिसिप्लिन तो जरूरी है ना। तो ये मैकेनिकल नेचुरलिज्म हमें इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा।
यहाँ पर क्वेश्चन मैंने जैसे पहले पूछा था, ये थोड़ा सा फोर्स्ड लगता है ना, और नेचुरल नहीं लगता है। यहाँ पर आ जाता है नेचुरलिज्म, तो बोल रहे हैं, हमने बोला सर नेचर के हिसाब से चलो, नेचर से सीखो। अब बोल दिया सर मैकेनिकल नेचुरलिज्म, ये तो लग रहा है कि जैसे हम किसी को फोर्स कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये लगता है अलग, बट ये साइंटिफिकली नेचुरल ही है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे ही काम करता है, बट नॉट इन इमोशनल सेंस, जिस तरह से इमोशनली आप सोच रहे हैं उस तरह से नेचुरल नहीं है ये। जैसे कोई भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो, वो कॉज एंड इफेक्ट पे ही तो काम कर रहा है। फिजिक्स के लॉ क्या है भाई, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ह्यूमन बीइंग भी वैसा ही करेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है एज नेचुरल रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस हिसाब से ये नेचुरलिज्म कहलाया जाएगा। तो जब जब ये आप पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है सर ये हम कर रहे थे नेचर से सीखो, है ना, ऑब्जर्व करो, और अब आप बोल रहे हो कि जी रिपीटिशन करो, है ना। तो ये तो नेचर नेचर से कैसे रिलेटेड हो गया? तो बेटा नेचर ही है, बट इट इज अबाउट द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एज अ ऑर्गेनिज्म। चलिए, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। लेट मी ब्रिंग इट अप। या सो लेट्स डिस्कस दिस। अब इसमें क्या किया है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म मतलब ह्यूमन को, चाइल्ड को, जो बच्चा जिसको पढ़ा रहे हैं, उसको एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म हमने समझा, जिसकी जो ग्रोथ है इज बायोलॉजिकली गवर्नड। उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है, उसका मेंटल जो बायोलॉजिकली कितना डेवलप हुआ है, लाइक ए ग्रोथ ऑफ ए ट्री और ए प्लांट और एनिमल, है ना। अब प्लांट छोटा होगा, उसमें नहीं फ्रूट लग जाएगा, उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, उसके बाद उस पर फ्रूट लगेगा। तो उस पर डिपेंड करता है ना, ट्री की जो लाइफ है उस पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे क्या होना है। उसी तरह से ह्यूमन भी इसी तरह से रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा बायोलॉजिकल यहाँ पर जो हमें हाईलाइट दिया गया है, इस फिलोसफी में बायोलॉजिकल वर्ड यहाँ लिखा गया है। अब देखिए, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट एंड इवॉल्व नेचुरली थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जिस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, इवॉल्व करते हैं, उसी तरह से एनवायरनमेंट से उसी तरह से ह्यूमन भी करेंगे। यहीं पे थोड़ा सा चर्चा और डिस्कशन यहाँ पर आ जाती है डार्विनियन थ्योरी की ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनियन थ्योरी क्या बोलती है कि हम लोग सर्वाइवर हैं, और हमारी जैसे जैसे स्पीसीज आगे जाती है तो वो डेवलप होती जाती है अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण, और उस हिसाब से हम इवॉल्व होते हैं, अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। और आज ह्यूमन बीइंग की जो भी शेप है ये हमारी उसी का रिजल्ट है, उसी इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेस माना जाता है, और तो कॉमनैलिटी थोड़ी सी यहाँ पर इस बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म में आप देख सकते हैं। अब देखिए, मेन स्ट्रेस पॉइंट जो हो गया बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म का वो हो गया डेवलपमेंटल स्टेजेस मैटर। जो भी डेवलपमेंटल स्टेज है बच्चे की, वो मैटर करेगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। नो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू बी टॉट बिफोर दे आर बायोलॉजिकल रेडी। कोई भी ऐसा थॉट बच्चे को मत पढ़ाइए जो बायोलॉजिकली वो रेडी नहीं है, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें कि बच्चा आपने, आप बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे, आपने उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, हिज माइंड इज नॉट रेडी फॉर दैट। उसका माइंड पेरेंट्स के लिए जरूर रेडी हो सकता है क्योंकि वो उसका एनवायरनमेंट है, रियलिटी है। बट आप ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देंगे जो वो अभी समझ ही नहीं पाएगा, तो वो तो हमारा पढ़ाना फजूल ही जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम डेमोक्रेसी बच्चे को समझाते हैं, अब 7 साल का बच्चा है, उसको कैसे पढ़ाएं कि डेमोक्रेसी क्या है। अब हम क्या करने लग पड़े, एक टीचर पढ़ाने लग पड़े डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग कैसे होती है, वोट डालना। वो बेचारा 7 साल का है, 18 ईयर्स के बाद वो वोट डालेगा, उसको पता नहीं वोटिंग क्या है, नेता क्या होते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है। हम उसे समझाए जा रहे हैं पार्टीज कैसे होती हैं, है ना, डिफरेंट पार्टीज क्या होती हैं। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा हमारा पढ़ाने का तरीका, क्योंकि हम बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे। इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो मैटर करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर किस तरह से पढ़ाया जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपको डेमोक्रेसी सिखानी है बच्चे को, तो आपको जो आप बड़े बच्चों को समझा रहे हैं उनकी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से उसी तरह से कॉपी पेस्ट करके इनको भी समझाएं, 7 साल वालों को। हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जैसे इसी बच्चे को समझाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं ठीक है, आज हमारी जो 4th क्लास होगी वो स्पोर्ट्स की क्लास होगी। कौन कौन बच्चा चाहता है कि 4th क्लास आज से स्पोर्ट्स क्लास हो, हाथ खड़े करो।
अब उसमें आप मेजोरिटी बता सकते हैं कि जिन्होंने ज्यादा बच्चे जो क्लास को बोलेंगे कि फोर्थ होना चाहिए, कोई बोलेगा फिफ्थ होना चाहिए, काउंटिंग करके, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी समझा रहे हैं। दूसरा, फिर आप बोल सकते हैं हर एक का व्यू लेके देखें, है ना, टीम वर्क समझाएं, साथ में चलने के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे, मान लीजिए एक ही बच्चा है जो बोल रहा है कि नहीं नहीं, स्पोर्ट्स क्लास होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, थिंक अबाउट एनी एनी टॉपिक विच दे आर इंटरेस्टेड इन। उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं, आप बताओ अपने विचार, आप क्यों चाहते हो उस क्लास में। अब छोटे बच्चे अपने हिसाब से बात करेंगे, तो वो हमें दूसरों के व्यूज को रिस्पेक्ट करना। तो हमने क्या किया, डेमोक्रेसी ना पढ़ाते हुए उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चे को दिखाए, और वो उन चीजों को समझ पाएगा। तो लेटर जब डेवलपमेंट स्टेज उसकी आ जाएगी, तब हम उसे डेमोक्रेसी समझा पाएंगे। तो लर्निंग कैसे आएगी भाई, लर्निंग आएगी फ्रॉम विद इन, बाहर से नहीं आपने कूट के डालनी है चीज कि भैया पढ़ लो तो डेमोक्रेसी समझ आ जाएगी। वो खुद समझेगा कि इसकी वैल्यूज क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। आप देखिए आगे, यहाँ पे टीचर का जो रोल हो जाएगा ज्यादातर ऑब्जर्वर का हो जाएगा, और रिस्पॉन्ड करेगा जब चाइल्ड रेडी हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लेवर कॉन्सेप्ट हियर। यानी कि बच्चे देखिए, जैसे अगर हमने मैथ के सम दे दिए बच्चों को, हर एक बच्चे को अपने तरीके से अपने लेवल पे करने दो, उसको तभी बताओ जब वो रेडी हो, है ना। जिस बच्चे को बेचारा वो बेसिक मैथ में कंफ्यूज है, उसको आप एडवांस क्वेश्चन बताओगे, उसकी डेवलपमेंट स्टेज के लिए वो ठीक नहीं है। तो हर एक बच्चे को उसके लेवल पे ही आंसर दिया जाए जब वो रेडी हो, जब उसको अच्छे क्वेश्चन आने लग लग जाएं। मान लीजिए उसका वो सारे क्वेश्चन कर लेता है और एडवांस क्वेश्चन पूछने लग पड़ता है, तो उसको बताया जाए कि नहीं, हम ये चीजें क्यों नहीं करते। अगर आप वो कंफ्यूजन सारी क्लास में डिस्कस करने शुरू कर दोगे, तो बाकी बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, बिकॉज देयर डेवलपमेंट स्टेज इज नॉट एट दैट लेवल। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। यहाँ पर फ्री मूवमेंट रखी जाएगी, एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दिया जाएगा, और प्ले वे की जाएगी, विच आर नेचुरल मोड्स ऑफ लर्निंग, खेलते खेलते सीखो। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी, बच्चा खुद सीखेगा। और टीचर का रोल अगर देखा जाए, यहाँ पर जैसे हमने देखा था मैकेनिकल में थोड़ा सा स्पोर्ट्स ट्रेनर की तरह हो गया था, यहाँ पर हो जाएगा गार्डनर की तरह। उसे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, खाद अच्छी प्लांट्स को मिलनी चाहिए, है ना, सनलाइट मिलनी चाहिए, तो वो खुद ब खुद ग्रो करेंगे। उसी तरह से टीचर का थोड़ा सा रोल हो जाता है कि मेरा काम है उनको, बच्चों को एनवायरनमेंट अच्छा देना, है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना, रिजिड शेड्यूल नहीं रखना, जो उसकी चॉइस है, जो उसको मन कर रहा है उसको करने देना, और वहां से उसको धीरे 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 गाइड करना, जिससे वो पढ़ता रहे और अपने आप अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से आगे बढ़ता रहे। अब देखिए, अ, यहाँ पर बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म ट्रीट्स एजुकेशन एज ए नेचुरल अनफोल्डिंग। जिस तरह से नेचुरल आदमी बड़ा होता है, उसी तरह से हमारी एजुकेशन भी होगी, guided by biological growth and instinct similar to evolutionary development in Darwin's theory। थोड़ा सा why we discuss Darwin theory, क्योंकि जिस तरह से डार्विन ने बताया कि evolution हुई है, उसी तरह से एजुकेशन भी इवॉल्व होगी बच्चे की, ये यहाँ माना जाता है। तो दैट्स व्हाट द कॉमन पार्ट विद द डार्विन्स थ्योरी। यहाँ पे एक बहुत ही अ, अच्छा एक एग्जांपल है, एक लाइन है, चाइल्ड इज नॉट अ वेसल टू बी फील्ड। एक खाली बर्तन नहीं है जिसको आप भरोगे, बट अ सीड टू बी नर्चर्ड। तो एक बीज है जिसको हमें नर्चर करना है एज ए गार्डनर। तो ये माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इस बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म को समझना है। होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।